नमस्कार सभी को। आज हम लोग बात करेंगे कि 1 से 2 साल तक ऑलमोस्ट सभी बच्चे बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। इसके बाद जाके जनरली ये ऑटिज़्म या स्पीच डिले का प्रॉब्लम समझ में आता है या प्रॉब्लम दिखता है। जो बच्चे 1 से डेढ़ साल से भी पहले ही आपको कुछ भी एब्नॉर्मल लगता है या कुछ भी है, देन मे बी पॉसिबल कि वो बाय बर्थ ऐसा दिक्कत हो। लेकिन मैंने जितना देखा है 90% केसेस, इवन हम कह सकते हैं हमने जितना देखा ऑलमोस्ट 100% है, फिर भी हो सकता है कुछ अदर केसेस भी हो। तो 90% केसेस ही हम बोलेंगे कि 90% केसेस में बच्चे जो है वो 1 से डेढ़ साल 2 साल तक भी बच्चे बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। लेकिन इसके बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। इसका क्या वजह हो सकता है? मुझे पता है इसका वजह। आपको भी फाइंड आउट करना होगा अपने बच्चे के लिए, क्योंकि सब बच्चे का वजह अलग हो सकता है। 5-6 वजह की पॉसिबिलिटी है, 5-6 वजह मैं आपको बताऊँगा, शायद इसी में से कोई न कोई वजह शायद आपके बच्चे के लिए भी हो सकता है। तो आपको अपने बच्चे के लिए आप वजह लगभग-लगभग मतलब पॉसिबिलिटीज़ है, ये आप 100% नहीं कह सकते। हम अपने बच्चे के लिए भी 100% नहीं कह सकते कि यही वजह हो सकता है, और आप भी अपने बच्चे के लिए जब फाइंड आउट करेंगे तो आप ये भी नहीं कह सकते 100% यही वजह हो सकता है कि ये प्रॉब्लम आई। लेकिन आपको एक अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। लेकिन मैंने देखा कि जितने भी 5-6 वजह होते हैं, उससे जो प्रॉब्लम आती है, वो 2 चीज़ें हैं। एक ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है उसकी वजह से, और दूसरा होता है न्यूरो सिस्टम, न्यूरॉन्स की वजह में प्रॉब्लम आती है, जो हमारे ब्रेन में सबसे ज़्यादा अधिक पाया जाता है। और वो न्यूरॉन्स क्या करता है, चलिए एक मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके रखा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, न्यूरॉन सिस्टम क्या करता है आप देखो तो वो हमें मतलब एक न्यूरॉन्स जो है ना इंफॉर्मेशन मैसेंजर्स है, ठीक है? वो ब्रेन के बीचों बीच स्पाइनल कोड और पूरे इंटायर बॉडी से एक मतलब क्या कहते हैं कि मतलब सिग्नल भेजने का काम करता है। तो कहीं न कहीं जो वजह है, वो वजह इस न्यूरॉन सिस्टम को मतलब डैमेज करता है। तो ये चीज़ें आप वजह मैं बताऊँगा, 5-6 वजह हैं, तो वो सारा मैं बताऊँगा आपको। उसमें से ही आपको फाइंड आउट करना है कि क्या वजह हो सकती है। और जो ब्रेन और न्यूरल सिस्टम को जो ये प्रॉब्लम देता है, और हमें काम इसी पे करना है। लेकिन क्या है कि आपको किस लेवल तक काम करना है, ये डिसाइड होगा कि वजह क्या है। और आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्रेन और या फिर न्यूरल सिस्टम पे ये प्रभाव डाला, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली सिर्फ़ उसी को आप ठीक करेंगे और जो प्रॉब्लम था, जिस वजह से प्रॉब्लम था, उसको आप ठीक नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि पहले तो उसको ठीक करने से पहले ये इसके लिए रोकना होगा कि जिस वजह से ये हो रहा है। तो जिस वजह से ये हो रहा है, उसको फाइंड आउट करना है पहले, उसको रोकना है, और इसके बाद जो हो चुका, उसको ठीक करना है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मैं अपने बच्चे पे अल्टीमेटली जो सबसे ज़्यादा अच्छे से ध्यान देने लगे, और स्पेशली जब मेडिसिन जो शुरू हुआ उसका आयुर्वेदिक, वो दिसंबर से 4.5 मंथ्स हुआ है अभी तक, और उसमें बहुत ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट हुआ है। अभी देखिए, मैं 2 दिन 3 दिन पहले वीडियो बनाया था, इस 2-3 दिन में भी एक इम्प्रूवमेंट बताता हूँ। जैसे कि वो अपने ज़रूरत की चीज़ें बोलता था, पर खाने के लिए कभी नहीं बोलता था। उसका जो नॉर्मल खाने का रूटीन है ना, उस रूटीन में हमें ये बोलता है, रात में हो गई तो बोलता है कि पापा दूध पीऊँगा। दिन में उसको भूख लग गया होगा तो बोलता है पापा चावल खाऊँगा। फिर शाम में मैं बाहर जा रहा था तो बोलता है पापा समोसा, मतलब समोसा लेके आना। तो मतलब इस तरीके से वो सब कुछ हमें बता रहा है, जो कि ये नया इम्प्रूवमेंट मैं बता रहा हूँ आपको कि ये नया इम्प्रूवमेंट है, जिसमें कि वो अपने ज़रूरत के हिसाब से, जो कि उसके सामने में नहीं है, पर वो बोल रहा है। सामने में बोतल है, तो वो पापा पानी दे दो या पापा बोतल ओपन कर दो, इस तरीके से वो बोलता है। लेकिन सामने है तब, जो चीज़ सामने नहीं है, उसका डिमांड करना, जैसे शाम में पापा पार्क लेके चलो, ये भी बोला वो। तो ये एक इम्प्रूवमेंट हमने देखा, ये कल से आज तक का मैं रूटीन बता रहा हूँ, ये नई चीज़ें मैं बता रहा हूँ, पुरानी चीज़ें जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है, ये नई चीज़ें वो किया। तो ये देखो 4.5 महीने में इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट क्यों हुआ?
क्योंकि 4.5 महीने में से पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने रोका कि जिस वजह से हो रहा था, जो मुझे लगा उसको मैंने रोका, और इसके बाद फिर मैंने मेडिसिन से स्टार्ट किया और उसको रोके ही रखा। अभी तक भी रुका ही हुआ और वो रुका ही रहेगा। क्या-क्या वजह होती है पहले मैं बता रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि मेरे बच्चे में क्या-क्या वजह था और फिर हमने क्या-क्या काम किया, वो आगे वीडियो में बताऊँ, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले जो कि मोस्ट कॉमनली चीज़ें हैं, पहला चीज़ क्या है कि बोलते हैं कि मोबाइल या फिर टीवी जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया हमारा बच्चा, जिसमें कि टीवी मतलब आप मान के चलो वो कार्टून देख रहा होगा या फिर वो यूट्यूब वीडियो ही देख रहा होगा टीवी पे। इससे प्रॉब्लम क्या आती है, इसको समझते हैं। देखिए, जिन लोगों का प्रॉब्लम सिर्फ़ और सिर्फ़ मोबाइल और टीवी की वजह से होगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी की वजह से होगा, तो जनरली उनके बच्चे कुछ बोलते होंगे, जिसमें मेरा बच्चा भी आता है। और भी कुछ वजह थे, लेकिन मेरा बच्चा इसकी वजह, ये भी वजह था, जिसकी वजह से मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि मेरा बच्चा ए से जेड तक बोलना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट से लेके जेड फॉर जेब्रा तक बोलना, 1 से 20 तक बोलना, कलर नेम बोलना, ये सब बोलता था। पर पापा तक भी एक वर्ड नहीं बोलता था, मम्मा तक भी एक वर्ड नहीं बोलता था, पानी भी एक वर्ड नहीं बोलता था, खाना भी एक वर्ड नहीं बोलता था, लेकिन ये सब चीजें बोलता था। ये क्यों डेवलप हुआ उसको? अच्छा, एबीसीडी ऐसा नहीं कि वो एज ए कॉपी पे नहीं पहचानता था। हमें कैसे पता चला कि इसको एबीसीडी आता है? उसकी मदर जो है वो टीचर है, तो बच्चे के खेलने के लिए ऐसे ही वो घिसने का काम करता था, ऐसे-ऐसे। तो वो क्या की कि स्कूल से एक रफ कॉपी ले आई इसके लिए, ये अपना घिसेगा। उस संयोग से क्या हुआ, उस स्कूल के कॉपी में स्टार्टिंग में ए से लेके हाफ तक लगभग एमएन तक लिखा था और लास्ट में एन से लेके जेड तक मान के चलो कि 2 पार्ट में लिखा हुआ था। स्टार्टिंग में ये और लास्ट लास्ट पेज में ये है, मतलब अंदर वाले में। ऊपर में कुछ और है, अंदर वाले में ये है, फिर लास्ट में ऊपर में कुछ और है, अंदर वाले में ये है। वो जब वो कॉपी खोला तो वो पढ़ने लगा देख के, तब हमें पहली बार पता चला कि इसको आता है ये, ठीक है? तो ये कैसे आ गया? हमने तो कभी इसको सिखाया ही नहीं, ए से जेड तक कभी भी नहीं सिखाया उसको, लेकिन उसको आ रहा था क्योंकि वो मोबाइल और टीवी से आ रहा था। अच्छा, जब मोबाइल टीवी से आ रहा था तो मम्मी पापा क्यों नहीं बोल रहा था? क्या होता है, मोबाइल और टीवी से वन वे कम्युनिकेशन डेवलप होता है, वन वे। मतलब वो सिर्फ बोलना तो जान सकता है पर वो बात नहीं कर सकता। क्योंकि जब मोबाइल कुछ बोल रहा है या टीवी कुछ बोल रहा है तो बच्चा सुन रहा है, वो बोलना तो जान गया पर वो बात करना नहीं जाना। समझिएगा, बोलने और बात करने में अंतर है। मेरे बच्चे का जो समस्या था, बोलने का भी था, मैं मानता हूँ, क्योंकि वो ए से जेड तक बोल रहा था, तो जिस वजह से क्या हो रहा था कि ये सब चीज़ें बोलता था, जिस वजह से मैंने कहा कि 4 इयर्स 3 मंथ्स ये काफ़ी लेट होता है। कम नहीं, बहुत लेट होता है कि इतने समय बाद जाके आप फर्स्ट टाइम किसी डॉक्टर के पास जाते हो या आप ये सोचते हो कि नहीं हमारे बच्चे में प्रॉब्लम है और हमें दिखाना चाहिए। अगर वो ऐसा भी नहीं कर पाता, मतलब वो बिल्कुल भी ये सब भी नहीं बोल पाता, तो शायद हम 2.5 साल या 3 साल में ही इसको लेके जाते, लेकिन ऐसा था नहीं। अच्छा, मेरा बच्चा जो है 11 महीने में, मैं वीडियो देखा था और होगा तो मैं आगे आपको दिखाऊंगा भी, 11 महीने में दादा और पापा बोल रहा था, दादा और पापा बोल रहा था। कुछ समय बाद मैंने देखा कि दादा पापा वो भूल गया, बाबा बोल रहा था। कुछ समय बाद फिर कोई और लेटर वर्ड बोल रहा है, 1 या 2 वर्ड बोलता है एक समय में, वो 2-3 महीने तक चल रहा है, लेकिन पुराने वर्ड को वो भूल रहा है। वो इस तरह की चीज़ें उसके ऑलमोस्ट 2 साल तक चला। मतलब 11 महीने में स्टार्ट किया, मतलब 1 साल तक कंप्लीटली ये चीज़ें चला, जब तक वो 2 साल का हुआ। इसके बाद वो कंप्लीटली बंद, कोई वर्ड नहीं। मैं अपने बच्चे का बता रहा हूँ। जो बच्चा 11 महीने में पापा और दादा बोल रहा है, उस बच्चे को अगर आगे कोई नया वर्ड सीखा, बाबा या कुछ भी, पानी या कुछ भी सीखा, तो उसको पापा या दादा भूलना नहीं चाहिए था। ये हमें पता नहीं। वो नया वर्ड बोल रहा है, पुराने वर्ड को भूल रहा है, नया वर्ड बोल रहा है, पुराने वर्ड को भूल रहा है।
और वो एक साल में ऑलमोस्ट टोटल 10 वर्ड बोले होंगे, ऑलमोस्ट, इससे ज्यादा नहीं बोला होगा, क्योंकि एक या दो वर्ड ही इसका 2-2 3-3 महीने चलता था, और वो फिर भूल जाता था, फिर नया वर्ड आता था उसके पास। तो ये चीजें तो 2 साल बाद खत्म ही हो गई, लेकिन ये चीजें फिर से शुरू हो गई। ये इसको आ रहा था, तो हमें लग रहा था बोल, ये ये जो कहीं ना कहीं हमें कंफ्यूज कर दिया, और हमें कभी महसूस नहीं हुआ कि हमारे बच्चे में जो है वो बोल नहीं, मतलब बोलने में इसको दिक्कत है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये हम अपने बच्चे की हिस्ट्री बता रहे हैं, आप सोच के देखो 11 मंथ्स पे। अभी मेरा दूसरा बेटा है जो कि अभी जस्ट 7 मंथ्स का हुआ है, अभी वो 2-3 दिन से बाबा और दादा बोल रहा है, सिर्फ 7 मंथ्स का है अभी वो। क्योंकि हमने जो भी गलती किया था, जो, क्योंकि हम अभी फाइंड आउट कर चुके हैं हमसे क्या क्या गलती हुई है, तो जो जो हमने गलती किया था वो सब चीजें मैं नहीं कर रहा हूं अपने छोटे बच्चे के साथ, और काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट भी हमें देखने को मिल रहा है। एज ए फिजिकल भी वो सही है, और बोलने के मामले में भी अभी वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, और वो कहीं भी पीछे हटे होगा तो मैं सही समय पे उसको पकड़ सकता हूँ, क्योंकि एक बच्चे से मैं समझ चुका हूँ, सीख चुका हूँ। क्यों, मतलब मेरे बच्चे में वजह आया, दूसरा पॉइंट क्या है, मोबाइल और टीवी है या नहीं है, वजह ये देख लेना। इससे क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन डेवलप होता है, और ब्रेन सिस्टम पे, ब्रेन पे ये आपको असर देता है। पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर टू क्या है, इसको समझ लीजिए। बहुत लोग कहते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली मतलब हम हैं, मेरी वाइफ है और हमारे बच्चे हैं, मतलब हम फैमिली में 3 या 4 लोग हैं, मतलब 2 बच्चे हो सकते हैं या 1 बच्चे हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ 1 बच्चा, या हस्बैंड वाइफ या 2 बच्चे, 3 से 4 लोगों की फैमिली है। अब इतने कम लोग हैं जिस वजह से हमारा बच्चा शायद नहीं बोलने लगा। यस, ये जो दूसरी वजह है, ये वजह सबसे बड़ा वजह है, जो कि हमें सब लोगों ने कहा कि तुम्हारा बेटा लेट में बोलेगा, कोई बात नहीं, अकेले रहे हो, क्योंकि यहाँ पे हम, मेरी वाइफ, और जिस समय मेरा बड़ा बेटा था तो इकलौता वो मेरा बेटा, तो हम 3 लोग ही यहाँ पे रहे हैं। जब मेरा बेटा 6 महीने का था, 6.5 महीने का, उस टाइम में मेरी वाइफ को जॉब लग गया। तो फिर क्या हुआ कि जिस जगह पे थे, जहाँ पे थे हम लोग, इससे पहले दिल्ली में थे, अभी कहीं और है, तो दिल्ली में थे, तो दिल्ली में मेरी वाइफ की फैमिली थी, तो बहुत ज़्यादा आना-जाना होता था, और पास में ही थे हम लोग, तो आना-जाना होता था, तो एक दिक्कत नहीं थी। लेकिन 6.5 महीने के बाद से हम कंप्लीटली एक अलग रहे हैं, और एकदम अलग प्लेस में आ गए। अलग प्लेस में आ गए, लैंग्वेज अलग था यहाँ का, क्योंकि अभी मैं वेस्ट बंगाल में हूँ। तो ये सब ने मुझे वजह बताया, लेकिन मेरे सामने ही और भी एग्ज़ाम्पल्स हैं। मैं कोई यूट्यूब वीडियो या इससे नहीं बता रहा हूँ, मैं, मेरे सामने ही एग्ज़ाम्पल्स हैं। एक कि मेरी वाइफ, मतलब बच्चे की जो माँ है, उनके मामा, एज वाइज बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, तो उनके बच्चे का भी एज हमारे बच्चे के बराबर ही है। वो बच्चा गाँव में रहा, दादा-दादी, मम्मी कोई जॉब में नहीं है, मम्मी भी साथ में है, दादा-दादी भी हैं, सब है घर में, पर उस बच्चे को भी प्रॉब्लम है। अब हम कैसे माने, वो अभी भी नहीं बोलता। तो अभी आप बताओ कि ये मैं कैसे मान लूँ कि यही वजह है? यही वजह है, मैं कैसे मान लूँ? पहले तक तो मुझे भी लगा, अच्छा, फैमिली की वजह से क्या हुआ? मेरी वाइफ की फैमिली में उसका अपना ही भाई बहुत लेट में बोला, लेकिन वो ज़माना अलग था। अभी जो है, ये जो प्रॉब्लम है आज के डेट में ऑटिज़्म स्पीच डिले, ये 5 से 8 साल, मैक्सिमम 10 साल हुए होंगे, जिससे ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा आ रही है, लेकिन इससे पहले ये प्रॉब्लम नहीं था। तो जो पहले के बच्चे जब नहीं बोले, वो बच्चे की वजह कुछ और हो सकता है, अब भी अलग वजह है। तो क्या है कि फैमिली तो मेरी वाइफ के फैमिली में उसका भाई नहीं बोलता था, लेट में बोला, और मेरे फैमिली में मेरा चचेरा भाई नहीं बोल रहा था, बहुत लेट में बोला। मुझे खुद याद है कि मैं अपने चचेरे भाई को बोलने के लिए, वो चिल्लाए इसके लिए मैं रूम में बंद करके मिर्ची
उसके मुंह में डाल देते थे, ऐसे करके उसका इस ढंग से हम करते थे। मुझे याद है, अब सोच के देखो मैं उस समय में किस एज में होऊंगा। और मतलब वो भाई मेरा बहुत छोटा है हमसे, ऑलमोस्ट वो हमसे 12-13 साल छोटा होगा। तो मैं इतना भी छोटा नहीं था कि मैं उसको नहीं इस ढंग से नहीं संभाल सकता, लेकिन हाँ, उसको बुलाने के लिए मैंने ये किया है, ये मुझे याद है। अब दोनों ही के फैमिली में इस तरह की चीजें थी, तो हम लोग और ज्यादा वेट कर लिए। तो न्यूक्लियर फैमिली एक वजह हो सकती है, लेकिन ये बहुत बड़ी वजह नहीं है, बहुत छोटी वजह है। मैं बता रहा हूँ, इसको इससे बाहर निकलना है तो बहुत छोटी सी चीज है। क्या? जैसे ही बच्चा स्कूल जाने लगेगा या पार्क में खेलने के लिए जाने लगेगा, एक दोस्त भी उसका बन जाएगा, तो अगर सिर्फ ये प्रॉब्लम रहेगी ना तो वो ठीक हो सकता है। मेरे बच्चे के साथ सिर्फ ये प्रॉब्लम था ही नहीं, ये बहुत बाद में समझ में आया। ये बहुत बाद में समझ में आया, क्योंकि मैं इसकी वजह से 3 महीने 4 महीने मैं अपने घर में जाके रह गया। और भी बहुत सारी चीजें मैंने किया कि बच्चे के साथ रहना, ये वो चीजें, लेकिन वो काम नहीं किया क्योंकि ये वजह ही नहीं था। अब देखो, तो ये आपको फाइंड आउट करना, अगर ये फाइंड आउट कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये वजह है, तो इसका सॉल्यूशन सिंपल सा है। आप कोई पब्लिक प्लेस में, पार्क वगैरह में लेके जाएंगे, या कोशिश करो कि कोई ना कोई एक उसका दोस्त बना लो, जो कि उसके घर आप चले जाओ या वो आपके घर आ जाए। इसका सॉल्यूशन 2 महीने भी नहीं लगेंगे, ये ठीक हो जाएगा, अगर इसी यही वजह होगा तो। लेकिन उम्मीद है कि ये वजह नहीं होगा। तो कोई कह रहे हैं तो ये वजह बहुत ज्यादा वैलिड नहीं लगता है मुझे। अब तीसरा वजह जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पे ही मैंने सबसे ज्यादा काम किया और बहुत टफ भी रहा इस पे काम करना। वो तीसरा वजह क्या है उसको समझते हैं। वो तीसरा वजह है पैक्ड आइटम। देखो, पैक्ड आइटम में बहुत कुछ आएगा, मैं आगे बात करूंगा, लेकिन समझिएगा कि हम लोग कुछ भी पैकेट आइटम खाते हैं, चाहे वो चिप्स हो, बिस्किट हो, कुछ भी हो, आप देखना उसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं। और आप देखना कि बहुत सारे ऐसे प्रिजर्वेटिव है जो गवर्नमेंट बैन करती है, लेकिन वो प्रिजर्वेटिव बहुत सालों तक यूज हुआ हुआ रहता है पहले से, और बाद में जाकर बैन जब करती है तब उसके बाद जाके आप जो है वो प्रिजर्वेटिव यूज नहीं हो सकता, ये केमिकल्स यूज नहीं हो सकता, ऐसा बताया जाता है। लेकिन उस समय तक जो इतने बच्चे खाए या इतने लोग खाए, उसका क्या? उसका तो कुछ नहीं हुआ। मैं बता रहा हूं, आने वाले कुछ सालों में बच्चे के खाने वाली ऐसी बहुत सारी चीजों में जो प्रिजर्वेटिव यूज होता है, उसमें बैन लगेगा, और उसके लिए बोलेंगे कि नहीं आप दूसरा कोई प्रिजर्वेटिव यूज करो। वो तो कंपनी वाले खुद ही ढूंढ लेते हैं, लेकिन बैन लगेगा। लगते रहता है, रेगुलरली लगते रहता है कुछ कुछ चीजों पे। लेकिन जो वजह बन रहा है आज के डेट में इतने सारे केसेस का, वो पैक्ड आइटम जो हम लोग खाते हैं और देते हैं, तो इसकी वजह से ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और कैसे होता है उसका पूरा सिस्टम भी मैं आपको बता दूंगा कि ये कैसे होता है, वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, इसमें एक्सप्लेन नहीं करूंगा ज्यादा, थोड़ा सा बताऊंगा। तो पैक्ड आइटम मतलब क्या? देखो, मैंने क्या यूज किया मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने बताया कि जब मेरा बच्चा 6.5 महीने का था, वाइफ का जॉब लगा, मैं उसको थोड़ा सा संभाला, घर में रखना था। उस जब मदर होती है ना, तो वो बहुत सारे से तरीके से दिमाग लगा सकती है, लेकिन एज ए फादर, और वो भी जॉब में, नया नया जॉब लगा था, बहुत सारे ये था प्रॉब्लम। और उसके कुछ समय बाद कोरोना भी आ गया था। तो कोरोना के टाइम में तो आप जान रहे हो, बाहर के आइटम पे और ज्यादा आप भरोसा नहीं कर रहे थे, उस टाइम की बात बता रहा हूँ। तो पैक्ड आइटम में देखो, बच्चे का जो 4 टाइम्स का जो मील हो रहा था, क्या हो रहा था वो मैं बता रहा हूँ। 4 टाइम्स में 2 टाइम मेरा मतलब फॉर्मूला मिल्क हो रहा था, जो कि 9 प्रो था, मैं नाम ले रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं, 9 प्रो। और 2 टाइम जो है वो सेरेलेक था। अब समझो, आप हमें बताओ ये दोनों ही आइटम में प्रिजर्वेटिव होंगे कि नहीं होंगे? चलो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूं कि 9 प्रो में क्या चीज यूज हो रहा है, और आप खुद सोचना कि क्या ये हमारे मतलब वो हानिकारक हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये समझना। मैं आपके लिए ही बता रहा हूँ, वो आगे जाके क्या हुआ नहीं होगा पता नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड पैकेजिंग गैसेस मतलब उसको पैक करने के लिए गैस क्या यूज हो गया है? कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है आप बताओ?
पैकेजिंग गैसेस है, मतलब पैक करने के लिए जो गैस यूज हुआ है, तो उसके अंदर जो डाला गया उसकी बात हो रही है। तो आप समझ रहे हो ना कि किस तरह का चीज है, समझ रहे हैं? तो आपको मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, जो मैंने लिखा था वो ले आता हूँ। हाँ, तो ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सारे पैकेजिंग आइटम होता है, चिप्स वगैरह सब कुछ में, सब में प्रिजर्वेटिव होता है। मुझे नहीं पता कि वो प्रिजर्वेटिव कितना खराब है कितना अच्छा है। मुझे ये पता है कि गवर्नमेंट जब बैन करती है उस दिन से बैन होती है, लेकिन इससे पहले जो खा लिए वो खा लिए। जब पैक्ड आइटम से ही प्रॉब्लम हो रहा है, ये मैं कैसे कह सकता हूँ? देखो, 100% नहीं कह रहा हूँ, पर 90% मैं कह रहा हूँ। और मैंने उस पे एक डॉक्टर का वीडियोज भी देखा था कि जो प्रिजर्वेटिव होता है, प्रिजर्वेटिव जो मतलब उसमें होता है, उसको पीपीए बोलते हैं, जो भी कह लीजिए, तो वो प्रिजर्वेटिव जो है वो हमारे इंटेस्टाइन में जमा होते जाता है। बच्चे के इंटेस्टाइन, चूंकि उस समय में उतना स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव भी नहीं हुआ रहता है, और होने से भी प्रिजर्वेटिव का ये प्रॉब्लम है कि वो वहां जमा होता है, और वो जमा होने की वजह से कुछ चीजें जो कि ब्रेन तक पहुंचनी चाहिए, आप भी जानते हो, आप जो भी चीज लेते हैं तो वो चीज ब्रेन तक सबसे लास्ट में पहुंचता है। तो ब्रेन तक पहुंचने के लिए पहुंचने ही नहीं देता है ये प्रिजर्वेटिव जो इंटेस्टाइन में होता है, उसके लिए। अब वो प्रिजर्वेटिव जमा होती है, ये एक बार खाने या नहीं खाने से नहीं होता, ये समय लगता है, बहुत समय से ये होता है, तब ये ऐसा मतलब वो जमा हो जाता है और वो ब्रेन पे असर करता है। ये मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर का वीडियो देखा हूँ, उसमें मैं बता रहा हूँ, एक नहीं, मैंने और भी लोगों से बात किया है, और भी डॉक्टर से भी बात किया है, और ये फैक्ट बात है। बहुत आपने भी सुना होगा कि पैक्ड आइटम नहीं खाना चाहिए, पैक्ड आइटम नहीं खाना चाहिए, पैक्ड आइटम नहीं खाना चाहिए, हेल्दी नहीं होता, ये सब जानते हैं। अब सोचो, जो चीज हेल्दी नहीं होता है, वो चीजें हम अपने बच्चों को एकदम स्टार्टिंग में क्यों दें? इसीलिए मैं अभी जो अपना बच्चा है, इसमें मैं कोई चीज नहीं दे रहा हूँ, कोई पैक्ड आइटम नहीं दे रहा हूँ, कोई पैक्ड आइटम नहीं। और आपको मैं बता भी दिया कि मेरा वो 7 महीने का बच्चा अभी क्या कर रहा है, ठीक है? फिजिकली में मैं बता दूं तो वो अपने कोहनी और घुटने पे चल रहा है, पूरा बॉडी उसका ऊपर होता है, मतलब जो उसको घुटना टेकना होता है तो हथेली पे नहीं है, कोहनी और घुटने पे वो चल रहा है। मैं उस पे भी बहुत बाद में होगा तो देखेंगे कि हमें फिजिकली क्या क्या करना चाहिए, वो भी मैं बताऊंगा। जैसे वॉकर वगैरह बहुत लोग यूज करते हैं, बहुत बहुत मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए अच्छी चीज नहीं है ये, ठीक है? मैंने अपने बड़े बच्चे के लिए यूज किया था, अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है, पर मैं वो नहीं निकालूंगा ना, अभी भी अभी निकाल सकता हूँ, नहीं निकालूंगा उसको, ठीक है? वो वॉकर मैं यूज नहीं करने दे रहा हूँ अपने छोटे बच्चे को, जबकि मेरा बड़ा बेटा जो है फिजिकली कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जब पता है कि हाँ इससे स्ट्रेंथ है, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा इतना जल्दी में वो इतना कुछ नहीं करने लगा था, जबकि वो छोटा कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि मैंने उस हिसाब से उसको चीजें किया। बोलने में भी अभी जस्ट अभी 2-3 दिन से ही वो बोलना शुरू किया है, 7 मंथ्स कंप्लीट हुआ और तुरंत शुरू कर दिया। तो ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं खराबी करता है, और अब खराबी करता है, आप भी जानते हो, पैक्ड आइटम में प्रिजर्वेटिव होते हैं, और प्रिजर्वेटिव कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपको ब्रेन को, इवन नर्व, जो न्यूरॉन सिस्टम मैंने बताया ना, नर्व सिस्टम तो बड़ी बात हो गई, न्यूरॉन से बना हुआ नर्व सिस्टम होता है, तो न्यूरॉन की बात कर रहा हूँ, मतलब नर्व सिस्टम का, नर्व नर्व्स का जो सेल्स होता है ना, उसको न्यूरॉन्स कहते हैं। तो न्यूरॉन्स को वो डैमेज करता है, ठीक है, जो प्रिजर्वेटिव होती है, इसीलिए तो गवर्नमेंट बैन करते रहता है, ठीक है? चौथा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आप जानते हो, पर बच्चे के मामले में आप वहां पे भी लापरवाही कर जाते हैं। क्या है? जब बच्चे का कोई तबीयत खराब होता है और हम कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, आप कौन से डॉक्टर को अच्छा मानोगे? डॉक्टर के पास गए और आप या आपका बच्चा कोई भी है, वो जल्दी ठीक हो जाए, तो आप क्या मानते हो कि ये डॉक्टर ज्यादा अच्छा है? पर अभी भी अभी भी बहुत सारे ऐसे हों, मतलब डॉक्टर हैं, जो कि जब आप पहली बार जाएंगे तो वो कुछ मेडिसिन देंगे और बोलेंगे नहीं ठीक होगा, तब आप आइएगा तो मैं देखूंगा, एंटीबायोटिक तब देना पड़ेगा। वो फर्स्ट टाइम आपको एंटीबायोटिक नहीं देंगे। लेकिन कुछ लोग नाम कमाने के लिए कि हमारे पास जल्दी ठीक हो जाते हैं बच्चे, वो आप जाओगे और तुरंत एंटीबायोटिक देंगे, एंटी एलर्जी देंगे। देखो, बच्चे में
क्योंकि वो नया नया इस दुनिया में आया है, प्रॉब्लम्स तो आएंगी, पर हम इमीडिएट ये चीजें दें, ये प्रॉब्लम है, नहीं देना चाहिए। अब मैं बता रहा हूं, मैंने अपने बड़े बेटे को बहुत एंटीबायोटिक दिया, एंटी एलर्जी दिया, उसकी एलर्जी जो कि 60 से नीचे होना चाहिए, वो एलर्जी 500 था। अभी मैं उस पर भी काम कर रहा हूं, अभी हाल ही फिलहाल में मैंने चेक करवाया, वो एलर्जी 226 हो गया, और कम होगा। अब जो उसका एज है उस हिसाब से उसको 90 के नीचे होना चाहिए, अभी 226 है, और कम कर लूंगा मैं, उस पर काम हो रहा है। लेकिन बच्चे को सर्दी जुकाम ये सब चीजें होना आम बात है। जब उसको आप स्टार्टिंग से ही लड़ने नहीं देते हैं और इमीडिएट एंटीबायोटिक एंटी एलर्जी देते हैं, आप भी जानते हैं कि एंटीबायोटिक तुरंत नहीं लेना चाहिए, एंटीबायोटिक ज्यादा नहीं लेना चाहिए, पर अपने बच्चे के समय में जब अपने बच्चे को दिया जाता है तो उस समय में आप ध्यान नहीं देते हैं, वो एक प्रॉब्लम है। तो एंटीबायोटिक बहुत खराबी करता है। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, अभी मेरे बड़े बच्चे छोटे बच्चे 7 मंथ्स का हो चुका है, सिर्फ एक बार 5 डेज के लिए उसको एंटीबायोटिक चला, सिर्फ एक बार। तबीयत इसकी खराब ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, हुआ है, कई बार हुआ है, पर एंटीबायोटिक सिर्फ 5 डेज के लिए उसको पड़ा है अभी तक, और एंटी एलर्जी थोड़ा सा ज्यादा पड़ा है। ऐसे भी खराबी ज्यादा एंटीबायोटिक करता है, एंटी एलर्जी थोड़ा कम खराबी करता है। अब आप तो देखो, मैं बहुत टेक्निकल टर्म में नहीं घुसना चाहता, पर आप ये जानते हो बड़े लोगों के लिए एंटीबायोटिक बोला जाता है कि इमीडिएट मत लीजिए, तो हम छोटे बच्चे को कितना असर करता होगा ये सोच के देखो। जो जो उसका जो बॉडी है, उसका सारा कुछ है, वो जो एनर्जी लगनी चाहिए उसके अच्छे डेवलपमेंट के लिए, वो एनर्जी एंटीबायोटिक सब खत्म कर दे रहा है। ठीक है, तो इस चीज पे भी ध्यान दीजिएगा, कम से कम कोशिश कीजिएगा उसको यूज करने का। ठीक है, और जिस समय में मैं मतलब, चूंकि हमें यहाँ पे हॉस्पिटल की फैसिलिटी फ्री में मिली हुई थी, और बड़ा बेटा को इतना एलर्जी हाई था और दिक्कत थी, और हमने वो जो डॉक्टर उस टाइम में थे वो खूब एंटीबायोटिक खूब एंटी एलर्जी दिए। आप मान के चलो एंटी एलर्जी 3-3 महीने तक लगातार मैंने दिए हैं, और वो दे रहे हैं, वो दे रहे हैं लेने के लिए, और हम दे रहे हैं। और अब भी जो डॉक्टर से मैं दिखा रहा हूं, वो खुद ही बोलते हैं कि नहीं, एंटीबायोटिक इमीडिएट नहीं देना है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। चलिए कोई बात नहीं। 5th पॉइंट, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं ना बच्चे को, अब हाइपर एक्टिव है हमारा बच्चा, बहुत ज्यादा है ये वो। जो मैंने ऊपर के 4 रीजन बताए, वो सब वजह हाइपर एक्टिव होने के हैं, हाइपर एक्टिव उससे होंगे। लेकिन जो 5th पॉइंट मैं बोल रहा हूं, वो सबसे ज्यादा बड़ा वजह है हाइपर एक्टिव होने का। पहला है एडेड शुगर। एडेड शुगर मतलब समझ रहे हैं, जैसे हमने बताया कि जैसे सेरेलेक खा रहे थे या नैन प्रो दूध ले रहे थे, सब में एडेड शुगर है। और अभी देखो, मैं बड़े बच्चे को मैंने क्या क्या बंद किया मैं बताऊंगा, आप सोच भी मतलब लगेगा कि हाँ, मतलब किस तरीके का था वो और किस तरीके से मैंने सारा कुछ बंद किया, मैं बताऊंगा आपको। पर आप मान के चलो कि जो बच्चा 4 टाइम सिर्फ और सिर्फ एडेड शुगर ले रहा था, मतलब 2 टाइम नैन प्रो, 2 टाइम सेरेलेक, दोनों ही मीठा होता है पर चीनी नहीं मिला रहे हो, एडेड शुगर से ही है। कोई हमारे नेचुरल फ्रूट्स या नेचुरल चीजों से शुगर है उसमें, ऐसा नहीं है। अब भी सिर्फ और सिर्फ एडेड शुगर जो है अभी बच्चे को दे रहे हैं हम, उसको सिर्फ एडेड शुगर किससे मिलता है, तो जिस समय में वो रात में दूध पीता है, तो दूध के लिए जनरली जितना चीनी होना चाहिए नॉर्मल, उसका मैं 1/3 देता हूं, बस नाम के लिए दे देता हूं, और वही बस उसके लिए एडेड शुगर है, बाकी कोई एडेड शुगर नहीं दे रहा हूं मैं। और हाइपर एक्टिव होने का दूसरा वजह है चॉकलेट। चॉकलेट जो है, आप जानते हो, इंस्टेंट एनर्जी ये वो या फिर क्या, तो इस तरह का है, तो हाइपर एक्टिव बनाता है, ये तो आप सब लोगों को पता होगा कि चॉकलेट हाइपर एक्टिव करता है। तो ये 2 चीजों पे आपको ध्यान देना होगा। अगर बच्चा आपका हाइपर एक्टिव है तो ये दोनों चीजों पे ज्यादा ध्यान देना होगा। एडेड शुगर कम से कम लेना होगा, नेचुरल शुगर लीजिए।
हम अपने बच्चे को मतलब केला देते हैं, वो नेचुरल शुगर्स है, वो एडेड शुगर्स नहीं है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी देखिए कि मैंने इस साढ़े 4 महीने में दिसंबर से इसमें, अब हमारे बच्चे में क्या-क्या प्रॉब्लम था, एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जी हमने दिया, पैक्ड आइटम भी हमने दिया, अकेले फैमिली में भी रहे, मोबाइल टीवी में भी, टीवी ज़्यादा यूज़ किया, मोबाइल कम, लेकिन टीवी ज़्यादा यूज़ किया, यूट्यूब देखा। क्योंकि हमारा काम होता था वाइफ स्कूल, मेरा मेरा अपना काम होता था, सिस्टम पे बैठे होते थे, उसको टीवी लगा के छोड़ दिए, वो आराम से देख रहा है, ठीक है। एडेड शुगर्स, चूँकि पैक्ड आइटम ले रहा था, एडेड शुगर्स ऑटोमेटिक मिल गया, चॉकलेट्स भी उसको बहुत हद तक मिला ही। जो माज़ा, जो ₹10 के माज़ा ये सब जो पीते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा एडेड शुगर्स भी और प्रिजर्वेटिव भी बहुत। तो माज़ा जो है वो रेगुलर पीता था, हमारे फ्रिज में हमेशा होता था माज़ा। चिप्स बहुत ज़्यादा खाता था। दिसंबर से अभी तक 4.5 मंथ्स में, क्योंकि कुछ लोग आए भी थे, कुछ रिलेटिव वगैरह आए थे, तो कोई ले आता है, कुछ हो जाता है, इस तरह से टोटल मिला के 3 या 4 पैकेट चिप्स खाया होगा, 1 या 2 बार वो माज़ा पिया होगा, इतने समय में, जो कि वो रेगुलर खा रहा था, पी रहा था। अब आप बताओ, ये चीज़ें करना शायद इतना आसान नहीं होगा, किसी के लिए भी आसान नहीं होगा, लेकिन करना तो पड़ेगा भाई। तो 3 से 4 सिर्फ चिप्स साढ़े 4 महीने में, और 1 से 2 सिर्फ माज़ा, बाकी कंप्लीटली मैंने बंद कर दिया। बंद करना बहुत ज़रूरी है, और ये बंद मैंने स्टार्टिंग से ही शुरू कर दिया था, तो दिसंबर से नहीं, इससे पहले से शुरू कर दिया था, लेकिन कंप्लीटली बंद जो है, चूँकि हम अपने कम्फर्ट ज़ोन में नहीं थे, मतलब हम जहाँ रहते हैं वेस्ट बंगाल में, जहाँ पे सिर्फ हम मतलब 3-4 जने हैं, वहाँ नहीं थे, हम कहीं और थे, तो वहाँ हमारे लिए कंट्रोल करना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा था। बड़ी फैमिली थी, बहुत लोग थे, लेकिन कंट्रोल किए थे, पर यहाँ आने के बाद कंप्लीटली क्लोज़, और इसके बाद यहाँ आने के बाद ही हमने पूरे के पूरे अच्छे से ध्यान देना शुरू कर दिया इसके ऊपर। और इतना कुछ किए, और इसका मेडिसिन क्या यूज़ हुआ वो भी मैं बताऊँगा। तो ये सब चीज़ें मैंने बंद किया। एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जी, मैं पिछले, आई थिंक हमको लगता है ये चीज़ें तो मुझे बहुत पहले समझ में आ गया था, 1 ईयर हो चुका होगा। मैं 1 ईयर से मैंने कोई एंटीबायोटिक, कोई एंटी एलर्जी नहीं दिया उसको। होम्योपैथिक मेडिसिन्स दे रहा हूँ, और उसी से इसकी एंटी एलर्जी इतनी कम हो रही है। जो एलर्जी इतना हाई था वो कम हो रहा है, ऑटोमेटिक सब कुछ ठीक हो रहा है होम्योपैथिक मेडिसिन से, ठीक है। पैक्ड आइटम तो बड़े वाले के लिए तो कंप्लीटली बंद है ही, वो तो पहले से ही बंद था। बहुत लंबे टाइम तक मैंने दिया, बहुत लंबे टाइम तक, नैन प्रो जब तक दे सकते थे, 2 साल तक, 2 साल तक दिया। सेरेलेक मैंने आई थिंक 3 साढ़े 3 साल तक दिया उसको, ठीक है। तो इस वजह से, पैक्ड आइटम की वजह से हमें, मुझे जो लगता है ये सारे वजह हैं, जो ये 5 वजह, और पाँचों वजह हमारे बच्चे में था, जिसमें सबसे ज़्यादा वजह जो मुझे लगता है वो पैक्ड आइटम और एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जी मुझे लगता है। क्योंकि मोबाइल टीवी बहुत ज़्यादा, जैसे बाकी बच्चों का मैं देखता हूँ, उस तरीके से मेरे बच्चे का कभी नहीं रहा, ठीक है। अकेले वाले फैमिली को तो मैं ऐसे ही कुछ खास वजह नहीं मानता हूँ। पैक्ड आइटम मैंने बता दिया बहुत बड़ा वजह, एंटीबायोटिक होता है। एडेड शुगर्स ऑब्वियस है, पैक्ड आइटम में आ गया तो वो मिल गया उसको। चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा मैंने नहीं दिए हैं उसको, क्योंकि अभी मेरा बच्चा 5 इयर्स 2 मंथ का होने वाला है, हो गया है ऑलमोस्ट। तो अब भी, मतलब भी मान लो उसके दाँत में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ सकते हो कि वो चॉकलेट वो बहुत ज़्यादा नहीं खाया है। लेकिन माज़ा और चिप्स बहुत ज़्यादा डेली, और वो चीज़ें हमने कंप्लीटली बंद कर दिया उसको। पैक्ड आइटम मतलब हमेशा मैं कुछ भी लाता हूँ, इंग्रीडिएंट्स देखता हूँ, पैक्ड आइटम मतलब क्या प्रिजर्वेटिव यूज़ हुआ वो देखता हूँ। वो प्रिजर्वेटिव कितना हानि, क्या है वो क्योंकि प्रिजर्वेटिव में भी क्या होता है ना, आपको एक नंबर लिखा होगा, उस नंबर से आपको फाइंड आउट करना है कि वो एक्चुअली क्या है, ठीक है? तो ये चीज़ों पे ध्यान देना है। अब हम आएँगे, चूँकि हमने बताया ये सारे वजह की से ब्रेन और न्यूरॉन सिस्टम पे इफ़ेक्ट आता है, और जिस वजह से अल्टीमेट ये प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए हमने क्या किया, मेडिसिन्स कुछ यूज़ किया।
पहले तो ये बंद किया जिस वजह से हो रहा था, और इसके बाद फिर मैंने मेडिसिन यूज किया। तो मैं जो अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।